देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व पेपर जो दिसंबर 2013 का है और ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा अगर नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं तो। और साथ ही ये टीजीटी पीजीटी और अन्य जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उसमें भी इससे हेल्प मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है विदेश नीति को सबसे कम प्रभावित इसलिए करता है क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में है और जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जो है ये किनारे पे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी टच करते हैं। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मध्य प्रदेश जो है भारत की विदेश नीति को सबसे कम प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बुश द्वारा वर्ष 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ इविल के रूप में किन देशों की पहचान की गई? एक्सिस ऑफ इविल या बुराई की धुरी जो है किसको कहा अमेरिका ने, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इराक, ईरान और उत्तर कोरिया। चौथा इसमें सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि करारोपण बलात् श्रम के बराबर है? तो सही आंसर हो जाएगा नाजिक। नाजिक ने कहा है कि करारोपण बलात् श्रम के बराबर है। फ्रेंड्स, हम सभी विकल्पों को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपका समय जो है वो बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुष स्वभाव से असमान है, ये सही है। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, यह भी सही है। स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, ये भी सही है। पूछा सही कौन सा नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है? दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है, यहाँ तक तो सही है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियाँ नहीं दिलाती है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि अरस्तु ने कहा दास प्रथा उचित इसलिए है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थिति जो है दिलाती है, यहाँ लिखा है नहीं दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाब्स के लिए फेलिसिटी का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय परीक्षा करता है, पाने में निरंतर सफलता जो है फेलिसिटी है। संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश में है? तो संविधान संशोधन की सबसे जो सरल प्रक्रिया है वो ब्रिटेन में है, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। लोक सेवाओं के लिए निवास स्थान की योग्यता सर्वप्रथम किस देश ने निर्धारित की थी? तो सर्वप्रथम अमेरिका ने निर्धारित की थी लोक सेवाओं के लिए निवास स्थान की योग्यता। संगठन के 4 विभिन्न आधारों को निम्नलिखित में से किसने 4 P's का नाम दिया है? तो लूथर गुलिक ने संगठन के जो सिद्धांत है उसमें 4 P's का सिद्धांत दिया है। मुख्य कार्यपालक से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें है कि मुख्य कार्यालय में भीड़ को कम करना या कार्यभार को कम करना। विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी अभिमुखीकरण, नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण, पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य। तो उपरोक्त सभी सही हैं, यहाँ सभी में विकल्प देती तो क्वेश्चन नहीं हो पाता बिकॉज 4 विकल्प भी देने पड़ते, लेकिन यहाँ सब सही है। 61वें संविधान संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा मतदान की आयु को कम करना। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में जो मतदान की आयु है वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। ये क्वेश्चन सेम है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1919 में। 1909 द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, लेकिन सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ 1919 में। 1909 का ही विस्तार कर दिया गया 1919 में। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की? तो संघ शक्ति समिति जो है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। डेरिवेटिव डिस्कोर्स या व्युत्पन्न संलाप की अवधारणा किसने विकसित की है? तो पार्था चटर्जी ने यह अवधारणा विकसित की है, डेरिवेटिव डिस्कोर्स। मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है?
रोजगार के अवसर प्रदान करना, गरीबी को हटाना, विपदग्रस्त प्रवसन को रोकना, कृषि संबंधी संकट। सही आंसर हो जाएगा चौथा, कृषि संबंधी संकट जो है इसका संबंध मनरेगा से नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पूंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सच्चर समिति किससे संबंधित है? तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित है। महाजन आयोग महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमा विवाद से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ मैंने सभी को सुमेलित करके ही लिखा है, तो इसलिए यहाँ सभी सुमेलित हैं। इसको आप याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये सुमेलित करना होगा, रहेगा नहीं पहले से। जनहित याचिका हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोज्य नहीं है? नहीं शब्द पे भी ध्यान देंगे। समाज के उपांतीकृत वर्गों के प्रति न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व। इसमें सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लोकस स्टैंडी। और इसमें अन्य जो है सही है। जन भावना युक्त नागरिक जो है निर्धन की ओर से न्यायालय जा सकते हैं। जनहित याचिका कोई भी दायर कर सकता है, कोई भी नागरिक किसी गरीब नागरिक के तरफ से। याचिकाओं को निपटाने में न्यायपालिका कार्यविधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करती है। हाँ, वो कर सकती है, न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। भारत में राज्य का राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम आरंभ किया? तो माइरिन वीनर ने भारत में राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन। 8वीं लोकसभा में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा था? तो तेलुगु देशम पार्टी जो है 8वीं लोकसभा में सबसे बड़ा विरोधी दल था। कार्यक्रम जन्मभूमि ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सुमेलित करना है, इसको मैंने पहले ही सुमेलित कर दिया है। नौकरशाही इसका संबंध है कानूनी तर्कयुक्त सत्ता से। व्यवहार परक इसका संबंध है प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण। पारिस्थितिकीय इसका संबंध है कृषिक पारगमन औद्योगिकरण। सामान्य प्रणालियाँ इसका संबंध है समाज के उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है? तो सही आंसर हो जाएगा लाइन एजेंसी, क्योंकि लाइन एजेंसी जो है ये सरकार के तात्विक कार्यों के साथ सरोकार रखता है। भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर नियंत्रण करने वाली सत्ता कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पुनः विनियोजन कहलाती है। पदोन्नति का सामान्य तौर पे अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है? पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव, वेतन में बदलाव। उपरोक्त सभी बदलाव जो है पदोन्नति के तहत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान में निदेशक सिद्धांत के रूप में पंचायती राज का उल्लेख है, सही है। GV राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी, यह भी सही है। स्थानीय सरकार का राज्य सूची में उल्लेख है, ये भी सही है। सादिक अली जो समिति है ये पंचायती राज में सुधार से संबंधित है, न कि उसकी कार्यकारिता पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी। ये पंचायती राज में सुधार के लिए नियुक्त की गई थी। तो 1, 3, 4 सही हैं, दूसरा नहीं सही है। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को एक ऐसे संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है? तो M. क्रूजर ने जो है नौकरशाही को एक ऐसे संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है और अपने व्यवहार को ठीक नहीं करता है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का सचिव जो है राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष होता है। लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज़्यादा सतत व स्वस्थ सुधारक है कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। कथन है कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया, सही है। पदानुक्रमिक संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करती है, तो सही आंसर हो जाएगा कि ए। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भारतवर्ष में भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट इसीलिए प्रारंभ किया क्योंकि क्या होता था कि पदानुक्रमिक संरचना के तहत कार्य पूरा करने में अत्यंत विलंब होता था। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। भारत में योजना आयोग न तो सांविधिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय है, और कारण है कि यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा सी। पहला कथन तो सही है,
लेकिन जो दूसरा कथन है वो असत्य है। ऐसा इसलिए है बिकॉज योजना आयोग जो है उसकी जो स्थापना है वो कार्यपालिका के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ था, न कि संसद के अधिनियम द्वारा। और इसीलिए योजना आयोग न तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है। आप लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस उदार चिंतक से संबंधित करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा माइकल डायल। कथन और कारण संबंधी प्रश्न है। शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है। सही है। वैमनस्य उपशमन की शुरुआत यूएसए के द्वारा हेजिमोनिक परिस्थिति के क्षय होने तथा पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिकों का संवेदीकरण किया। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है, परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। ऐसा जोसेफ नाई का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सत्ता होती है वो मौसम की तरह होती है और प्रत्येक व्यक्ति बात तो करता है, लेकिन कुछ ही व्यक्ति समझता है उस सत्ता को। जोसेफ नाई का कथन है। सुमेलित करना है और इसे मैंने पहले से ही सुमेलित कर दिया है। राज्य और उनके विफलता के कारण जो है सुमेलित करना है। तो सोमालिया में जनजातीय संघर्ष चल रहा है इसलिए वो विफल है। कांगो में पार राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है इसलिए वो विफल है। रवांडा निर्जातीय जनसंहार की वजह से विफल है। और लाइबेरिया जो है गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतहीन हिंसा की वजह से विफल है। शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण समझौतों को क्रम में व्यवस्थित करना है। इसे मैंने क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, आप इसे याद कर लें। ओपन स्काई ट्रीटी ये 1992 में हुआ। केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में। ओटावा लैंड माइन कन्वेंशन 1997 में। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी ये 2002 में हुआ। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न। शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवीय विश्व में बहुध्रुवी पल है। शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवीय विश्व में बहुध्रुवी पल है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बहुध्रुवी नहीं हुआ था शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल भी, अभी द्विध्रुवी चल रहा था वो, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है, परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है। सैनिकरण भी विस्तारित हुआ है। घरेलू रूप से विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है। तो कथन जो है असत्य है, कारण सही है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। परिरोधन या कंटेनमेंट नीति किस मत से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ट्रूमैन सिद्धांत, और ट्रूमैन सिद्धांत से संबंधित है परिरोधन कंटेनमेंट नीति, जिसका उद्देश्य था यूएसएसआर यानी रूस के प्रभाव को रोकना। किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व और तेल का 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है? तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था, उस समय ये सही आंसर है उसके हिसाब से रसिया। पुस्तक एवं लेखक हैं और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है, 5 से 8 क्वेश्चन आता है, सुमेलित करना है। और इसमें अगर अब आप 2 बुक्स और राइटर को भी जानते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। समुद्र मंथन, ये जो सीनू इंडियन राइवलरी इन इंडो पैसिफिक, ये सी राजा मोहन की पुस्तक है। समुद्र मंथन के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक भी अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को सुमेलित कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 100 होराइजन इंडियन ओशन इन द एज ऑफ ग्लोबल एम्पायर, ये सुगातो बोस की बुक है, पुस्तक है। वार इन द इंडियन ओशन, ये मिहिर कुमार राय की पुस्तक है। ग्लोबल स्विंग स्टेट्स, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, डेविड क्लीमैन और रिचर्ड फॉन्टेन की बुक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का गठन कब किया गया? तो वर्ष 2005 में दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2003 में इराक को जाने वाली वर्ष 2003 में इराक को जाने वाली संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन और निरीक्षण आयोग की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए? तो उनका नाम था हैंस ब्लिंक्स। अगला क्वेश्चन है उस सैनिक कूटनीतिक का नाम बताइए जिसने बताया है कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित है और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में प्रशंसा की है। सन जू जो है हैं जिन्होंने कहा कि
तमाम युद्ध धोखे पर आधारित हैं और सूक्ष्मता और गुप्तता को दिव्य कला के रूप में प्रशंसा भी किया। क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौते की पहल की। इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उद्भव हुआ उसका क्या नाम है? तो उस संगठन का नाम है RECAAP, यानी रिकैप भी इसका नाम है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। 2004 में भारत की पहल पे इसका गठन हुआ। RECAAP रिकैप रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बेटिंग पायरेसी एंड आर्म रॉबरी एगेंस्ट शिप इन एशिया। राजनीतिक सिद्धांत की अवनति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो वैचारिक बहुवाद जो है राजनीतिक सिद्धांत की अवनति के लिए उत्तरदायी नहीं है। नव उदारवाद इनमें से किस में विश्वास नहीं करता है? तो स्टेटिजेशन में नव उदारवाद विश्वास नहीं करता है। सुमेलित करना है। पुस्तक एवं लेखक हैं रेड चाइना टुडे, एडगर स्नो की बुक है। वर्ल्ड कम्युनिज्म, रिचर्ड लोवंथल की बुक है। कम्युनिज्म एंड चाइनीज आइडियोलॉजी इन फ्लक्स, बेंजामिन एवं स्वार्ट्स की बुक है। माओ रिवोल्यूशन एंड द चाइनीज पॉलिटिकल कल्चर, ये रिचर्ड एच सोलोमन की बुक है। कम से कम आपको इसमें से एक बुक तो याद होना चाहिए। रेड चाइना टुडे एडगर स्नो की बुक है। विचारधारा को किसने इस रूप में परिभाषित किया है कि विचारों का समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्य के लक्ष्य तथा साधनों को स्थापित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्ध करते हैं। इस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसा कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संशोधित करने, उखाड़ने या पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य करता है। तो ये जो है विचारधारा को इस रूप में परिभाषित किया है मार्टिन सेलिगर ने। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांतवेता होते हैं। सही है। समस्त राजनीतिक सिद्धांतवेता अनिवार्य तौर पे राजनीतिक दार्शनिक नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सर थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, बेकन का न्यू अटलांटिस। उपरोक्त सभी, तो सही आंसर हो जाएगा डी या चौथा उपरोक्त सभी। प्राकृतिक पुरुष हुआ होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की है? तो इस कथन की पैरवी रूसो ने की है कि प्राकृतिक पुरुष हुआ होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम और सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। लॉक का जो निबंध है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसका किसका खंडन करता है? तो ये सर रॉबर्ट फिल्मर के पैट्रियार्का का खंडन करता है। समाज की राजनीति को दो सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पहला, दूसरों को स्व मानकर उनके साथ व्यवहार करो और दूसरा, अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो। ये किसका कथन है? तो ये अरविंद का कथन है, अरविंद घोष जी का। एम.एन. राय की गतिविधियों और घटनाओं को सही क्रम से लगाना है, जिससे मैंने सही क्रम में ही लगा के लिखा है। कामिंटर्न से बाहर निकाला गया। साप्ताहिक पत्रिका द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रारंभ की गई। उसके बाद उग्रवादी कांग्रेसियों की लीग गठित की गई। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया गया। चौथे सत्र के लिए यूएस राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चौथे सत्र के लिए यूएसए में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। कथन है, उदार लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्थाओं की कार्यकारिता की नागरिक गण आलोचना भी करते हैं। सही है, ये कथन सही है। सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अवस्थिति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। स्टेटमेंट लंबा है लेकिन क्वेश्चन आसान है, इसलिए क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो ध्यान से 2 बार कम से कम जरूर पढ़ें। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा था कि
केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है। तो जिमी कार्टर ने ये स्टेटमेंट कहा था यूएसए के राष्ट्रपति के पद के संबंध में। यूएस राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया। रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग 1 वोट से असफल हो गया था। ये कथन जो है दूसरा वाला ये सही नहीं है, अर्थात पूछा सही कौन सा नहीं है। अन्य कथन सही है। प्रतिनिधियों को सदन के महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा वाद का परीक्षण किया जाता है। सुमेलित करना है। विकास के मॉडल हैं और उनकी विशेषताएं हैं। बुर्जुआ मॉडल, इनकी विशेषता ये है कि विधानमंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास। टेक्नोक्रेटिक मॉडल, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो निम्न राजनीतिक प्रतिभागिता होगी और उच्च विदेशी निवेश होगा। टेक्नोलॉजी की बात होगी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहीं पॉपुलिस्ट मॉडल की बात करें तो उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता तो होगी लेकिन आर्थिक असमानता होगी वहाँ पे। और निरंकुश मॉडल की बात करें तो दमित मध्य वर्ग होगा, क्योंकि जहाँ निरंकुशता होगी वहाँ मध्यम वर्ग दमित होगा ही होगा। क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम निम्नलिखित में से किसने अपनाया था? तो चार्ल्स टिली ने राजनीतिक संघर्ष उपागम अपनाया था। पुस्तक और लेखक हैं, इनको सुमेलित करना है। लेखक हैं रॉबर्ट माइकल, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज। लेखक हैं सैमुअल हंटिंगटन, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनकी पुस्तक है थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। रॉबर्ट डहल की बुक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ये दूसरा और तीसरा बुक, और चौथा भी इम्पोर्टेंट है। फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है स्टेट बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी। सुमेलित करना है। पुस्तक एवं लेखक, आपने देखा मैंने कहा अभी तक 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं लेखक और उनकी किताबों को लेकर। दी पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये डेविड एप्टर की बुक है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये अमर्त्य सेन की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, सैमुअल पी हंटिंगटन की बुक है, इंपॉर्टेंट भी है। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये सेल्सो फुटार्डो की बुक है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आधुनिकीकरण को 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है? जैसे नव परिवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, विभेदित नम्य सामाजिक संरचना, प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत विश्व में कौशल तथा ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। इस रूप में आधुनिकीकरण को किसने परिभाषित किया है? तो डेविड एप्टर ने जो है आधुनिकीकरण को इन 3 रूपों में जो है डिफाइन किया है। स्विस राजनीतिक प्रणाली के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो क्वेश्चन आसान था, ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लेते आप। यूएस की तुलना में स्विट्जरलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। स्विस सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार है और शेषीय शक्तियाँ इकाइयों में होती हैं। स्विस राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है। तो यहाँ पर कह रहा है सही कौन सा है? तो जो चौथा कथन है वो गलत है, बाकी 3 सही हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में एकात्मक नहीं संघात्मक शासन प्रणाली है। और 4 एलिमिनेट करने पे आंसर आ जा रहा है। सुमेलित करना है। चिंतक हैं और अवधारणा है उनकी। माइकल फूको की अवधारणा है बायो पावर या जैव शक्ति या जैव सत्ता। स्टीवन लुकस, इनका जो अवधारणा है सत्ता का उग्रवादी दृष्टिकोण। स्टीवर्ट क्लेग, सर्किट ऑफ पावर। एफ नित्से, इनका अवधारणा है विल टू पावर। और क्वेश्चन है एक पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है? अगर कहीं पे एक पार्टी व्यवस्था है तो उसका कौन सा गुण नहीं होगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगर कहीं भी एक पार्टी का शासन है तो वो व्यापक नहीं होगा, सेवार्थ उन्मुख तो बिल्कुल नहीं होगा, और व्यवहारिक समर्थन जो है उसे व्यवहारिक समर्थन नहीं होगा, क्योंकि जब एक पार्टी की ही कहीं पे वर्चस्व रहता है तो वहाँ पे सेवार्थ भावना नहीं आती, वहाँ थोड़ी निरंकुशता या लोकतंत्र का कह सकते हैं दमन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जनता की सेवा नहीं हो पाती बहुत ज़्यादा। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो पहचान का संकट और वैधता का संकट, यही दोनों सही है। सुमेलित करना है। अभिजात वर्ग एवं उनका कार्य।
तो वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग ये क्या करता है, लक्ष्य प्राप्ति का कार्य है इसका। आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक और राजनयिक अभिजात वर्ग इनका कार्य है अनुकूलन। पुरोहित, दार्शनिक, शिक्षक ये एकीकरण का कार्य करते हैं। कलाकार, लेखक, शिखर के अभिनेता ये पैटर्न को बनाए रखने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है और किसी भी कंपटीशन में पूछ लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपदा यानी जब अनुच्छेद 352 लागू हो ऐसे समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया के संबंध में किसने कहा था कि जबकि चाहते हैं कि संविधान ठोस और इतना स्थायी हो जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता है, क्योंकि यदि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति और जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के संबंध में। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी। ऐसी बंद व्यवस्था जहाँ व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे। दूसरा कथन है यानी ये कारण है, जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना तथा मानकीय धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती हैं। हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफ़ी व्यापक विचार प्रदान करती है। तो दोनों ही कथन सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए सही आंसर इसमें बी हो जाएगा। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है ये भी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय समयोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकारों को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। यहाँ विफल लिख रहा है कि हमारा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो विफल है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने या आकार देने में अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है। उससे भी परे जो कि संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी, जो कि न्यायालय अन्य देशों में भूमिका निभाते हैं। तो पहला कथन असत्य है और कारण जो है यानी दूसरा कथन सत्य है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन इतना आसान है कि दोनों स्टेटमेंट पढ़ते तो खुद ही समझ में आ जाता। निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा? तो भारत की साम्यवादी पार्टी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी को जापानी एजेंट कहा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, उपयोगितावाद के जे.एस. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता की? तो सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती हैरियट टेलर। तो ये हमने वर्ष 2013 का दिसंबर मंथ का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, और अभी जून का हम 2013 का लाएंगे और इसी तरह अन्य सालों का भी लेकर के आएंगे ताकि आपका रिवीजन करने में हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।